हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। तो आज ये कम्युनिकेशन सिस्टम का लेक्चर नंबर 4 है और इसमें हम बात करने वाले हैं एएम का। एएम मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का। आज हम सिद्ध करेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के व्यंजक को। उससे पहले जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे थे वो एक बार यहाँ से कल जो मैंने बताया था उसको आप लिख लीजिए थोड़ा फास्ट में। ये हो गया आपका मॉड्यूलेशन एंड इट्स नेसेसरी कि मॉड्यूलेशन क्यों आवश्यकता है हम लोगों को करना। ठीक है, ये लिख लीजिए। एंड साइज ऑफ एंटीना ये हो गया। इफेक्टिव पावर रेडिएटेड बाय एंटीना ये लिख लीजिए। मिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम डिफरेंट ट्रांसमीटर ये लिख लीजिए। मॉड्यूलेशन के बारे में मैंने कल बताया था वो लिखिए। टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन ये लिख लीजिए। एक है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन। आपके सिलेबस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। समझ गए? चलिए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कल जैसा कि मैंने बताया था कि इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव समझते हैं ना, जिस वेव की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा रहता है उसको कहते हैं कैरियर वेव। इज आर वेरिएट इन अकॉर्डेंस विथ द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑडियो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल देन इट कॉल्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और हम लोग जो बोलते हैं ना वो कहलाता है ऑडियो वेव, यानी तो उसी को कहेंगे मॉड्यूलेटिंग वेव फ्रीक्वेंसी का। मैसेज सिग्नल भी कहा जाता है। जो हम लोग बोलते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है तो हम लोग उनको कहते हैं मैसेज सिग्नल, जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत कम होती है। और ये है साइनोसॉइडल फंक्शन के रूप में, इसलिए इनका एक साइनोसॉइडल इक्वेशन होता है मैसेज सिग्नल का। कल हमने आपको बताया था मैसेज सिग्नल का। बताइए तो क्या होता है? तो आप कहेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल सायन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल इनटू टी। ये इक्वेशन होता है किसका? मैसेज सिग्नल का साइनोसॉइडल इक्वेशन। एंड कैरियर वेव का क्या बताया था, याद करिए। कैरियर वेव का याद कराया था आपको, सी टी इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ रुकिए एक मिनट। सी टी कैरियर वेव का साइनोसॉइडल फंक्शन, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव्स साइन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव्स इनटू टाइम। ये किसकी साइनोसॉइडल फंक्शन है? ये है कैरियर वेव्स की। चलिए, हमने अभी आपको बोला था कि ये है मैसेज सिग्नल, और मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, जिसे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी कहा जाता है। अब इस वेव को एक जगह से दूसरे जगह भेजना है, तो भेजने के लिए हमें इसे क्या करना होगा? ट्रांसमीटर में पहले देना होगा। ट्रांसमीटर क्या करेंगे? उसमें कैरियर वेव को अटैच करेगा। कौन वेव को? कैरियर वेव। कैरियर वेव किसे कहते हैं? तो जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। देखिए, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है उसे कहते हैं अपना कैरियर वेव्स। तो जो कुछ हम लोग बोलते हैं वो है मैसेज सिग्नल। उस सिग्नल को बहुत दूर भेजना है, इसीलिए उसको ट्रांसमीटर में देते हैं। ट्रांसमीटर क्या करते हैं? उसमें कैरियर वेव, हाई फ्रीक्वेंसी के वेव को क्या करता है? जोड़ देता है। चलिए, जब ये दोनों मैसेज वेव और कैरियर वेव, ये सी लिखल है वो मत समझ लीजिएगा, सी टी, ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो अपना बनता है एक नया
मोडुलेटेड सिग्नल, इन दोनों को जोड़ोगे ना, मोडुलेटिंग सिग्नल और कैरियर वेव को आप सिग्नल को आपस में जब जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होता है मोडुलेटेड सिग्नल। कौन सिग्नल? मोडुलेटेड सिग्नल। समझ गए ना? मोडुलेटिंग नहीं, मोडुलेटिंग तो मैसेज वाला कहते हैं, मोडुलेटेड सिग्नल मिलते हैं। जब मोडुलेटिंग सिग्नल कैरियर सिग्नल को आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या मिलता है? मोडुलेटेड सिग्नल। तो कौन कौन को अपना कंबाइन किया? मैसेज सिग्नल को और कैरियर वेव सिग्नल को, तो हमें मिला मोडुलेटेड सिग्नल, जिसकी फिगर यहाँ दिखाया मैंने कि देखिए ध्यान से, होता है क्या जब ये दोनों को कंबाइन करिएगा एम्पलीफायर में, सॉरी एम्पलीफायर नहीं, ट्रांसमीटर में, ट्रांसमीटर ने जब मॉड्यूलेट करता है इसको तो होता क्या है, ये कुछ ऐसा जाता है, ऐसे, समझ गया ना? ऐसे। तो इसमें ये फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसा शो करता है। और जब यही ट्रांसमीटर में मॉड्यूलेटेड सिग्नल जाता है तो ट्रांसमीटर क्या करता है? ये वाला को कट करता है, मात्र ये वाला को कट करता है। तो ये सिग्नल हम लोग को वहाँ पर सुनाई देता है श्रव्य के रूप में, जिसकी आवृत्ति होती है 20 Hz से 20 kHz। आई होप आप ये डायग्राम को समझ गए होंगे। तो यहाँ पे मैंने वही मॉड्यूलेटेड सिग्नल को दिखाया है, ठीक है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ये होता है। तो ये है अपना, अब इसमें आपको दो चीज़ें दिखेगा, ये है आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेशन एंड ये है, ये जो दिख रहा है आपको छोटा, सबसे छोटा, इसमें ये हो गया आपका मिनिमम। समझ गया ना? यहाँ से यहाँ क्या है, ये मैक्सिमम है, लेकिन ये क्या है, यहाँ मिनिमम है। मैंने यहाँ दिखा दिया, देखिए ये मिनिमम है और ये क्या है, मैक्सिमम। मतलब जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा रेंज तय किया है, एम्पलीट्यूड आयाम जहाँ ज़्यादा है वो हो गया मैक्सिमम आयाम, और ये जो छोटा वाला आपको दिख रहा है ये है आपका मिनिमम एम्पलीट्यूड, यानी कि न्यूनतम आयाम। तो इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल में कितने आयाम मिला अपना? दो, एक मैक्सिमम एक मिनिमम, एक मैक्सिमम एक मिनिमम। तो क्लियर हो गया ये। अब चलिए यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है, AC प्लस AM साइन कैरियर वेव्स, ये हो गया आपको इन द ब्लॉक, एंड नीचे में माइनस में दिखाया है, ये ऊपर हो गया प्लस में और ये है नीचे में माइनस में। क्लियर हो गया? चलिए अब ध्यान सुनिए। द एक्सप्लेन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, लेट टेक अ साइनोसॉइडल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल रिप्रेजेंटेड बाय, आपको अभी मैंने बताया था कि मैसेज सिग्नल यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का साइनोसॉइडल फंक्शन कुछ ऐसा होता है। एम्पलीट्यूड ये हो गया मॉड्यूलेटिंग का साइन ओमेगा टी, तो मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड साइन ये है ओमेगा, मतलब मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये टाइम। एंड लेट द साइनोसॉइडल कैरियर वेव्स या कैरियर सिग्नल बी रिप्रेजेंटेड बाय, उसको करते हैं CT से, ये मैंने आपको बताया। यहाँ C लगा है, ये ओमेगा C है, समझ गया ना? यानी कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड, कैरियर वेव का एंगुलर फ्रीक्वेंसी, समझ गए आप? अब ध्यान सुनिए, अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो रही है तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है ना कि मॉड्यूलेटेड वेव कुछ ऐसा आता है, क्योंकि दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। दोनों ये मैसेज सिग्नल एंड कैरियर वेव वाला सिग्नल आपस में कंबाइन होके हमें एक इक्वेशन प्राप्त होगी, कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड प्लस ये मैसेज वेव का एम्पलीट्यूड साइन एंगुलर मोमेंटम ऑफ मैसेज सिग्नल इनटू T एज इट्स फ्रीक्वेंसी इज अनचेंज्ड। Therefore we represented amplitude modulated wave as, कुछ ऐसा प्राप्त होगा, समझ गए? एंड यहाँ पर AC हम कॉमन ले लेते हैं, तो कैरियर एम्पलीट्यूड जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस AM अपॉन AC, यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव सिग्नल। ये जो आपको दिख रहा है इनको कहते हैं, ये रेशियो कहलाती है
ये रेशियो को हम लोग नाम देते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहते हैं। मॉड्यूलेशन इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आपसे पूछे कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स, तो आप आयाम मॉड्यूलेशन इंडेक्स किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड में कैरियर वेव सिग्नल के एम्पलीट्यूड से डिवाइड करने पर जो राशि प्राप्त होती है वही कहलाती है कौन सा चीज़, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स, जिसे म्यू से सूचित किया जाता है। कौन चीज़ से सूचित किया जाता है, म्यू से। यहाँ दिख रहा है आपको, म्यू से सूचित किया जाता है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये इंडेक्स 0 से लेकर 1 के बीच में काम करता है। कहाँ से कहाँ तक काम करता है, 0 से 1 तक। मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक वर्क करती है, 0 से 1 तक। चलिए ध्यान दीजिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इनके लिए क्या यूज किया, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अब इसको क्या करिए, इनसे इनमें गुना करिए, इनमें बारी बारी से करिए। पहले AC से दोनों में गुना कर दीजिए, तो AC साइन ओमेगा टी, एंड इनको इसमें दोनों में गुना करके फिर इनको इसमें गुना करिए। ये म्यू AC साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी। ये है कैरियर वेव की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये है मैसेज वेव की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये है कैरियर वेव की एम्पलीट्यूड, ये है कैरियर वेव की एम्पलीट्यूड, ये है कैरियर वेव की एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए। वेयर म्यू इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड में कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड से डिवाइड करने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स, जिसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। प्रैक्टिकली ऐसा पाया गया है। समझ गए आप। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नौ ये मैसेज वेव C इंटू टी इक्वल AC साइन ओमेगा टी, उसी को दोबारा यहाँ पे लिखा हूँ। और आप यहाँ क्या करिए, म्यू AC कॉमन ले लीजिए, तो आपको आ जाएगा साइन ओमेगा माइनस कैरियर वेव की एंगुलर फ्रीक्वेंसी माइनस मैसेज वेव की एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंटू टू टी माइनस कॉस कैरियर वेव की एंगुलर फ्रीक्वेंसी माइनस मैसेज वेव की एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यही हमें यहाँ पे सिद्ध करना था। इन सब फैक्ट्स को आप रिवीजन कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, म्यू। क्या था, म्यू। मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड में कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड से डिवाइड करने पर जो राशि प्राप्त हो रहा है उसे कहते हैं अपना मॉड्यूलेशन इंडेक्स। यहाँ पे कंपेरिजन ऑफ AM, FM एंड PM दिखाया गया है। AM मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, FM मतलब हो गया आपको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, PM मतलब आप फेज डिफरेंस फेज मॉड्यूलेशन। तो ये आपको जो दिखाया गया है ये है आपको कैरियर वेव का ये सिग्नल जो बहुत कंप्रेस फॉर्म में दिख रहा होगा। ये है मैसेज वेव का सिग्नल। जब इन दोनों को आपस में कंबाइन करिएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा कौन सी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ये जो अपर वन है, ये अपर वन, ये मैसेज वेव सिग्नल का जो दिख रहा है वन अपर वाला, ये है आपको ये कैरियर वेव का 1, मैसेज वेव का अपर वाला 1 कितना हो गया 2 यहाँ रख दिए। यह नीचे देखिए तो -1, ये -1 -2, तो ये बना अपना कौन सा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो ऐसा मॉड्यूलेशन जिसमें एम्पलीट्यूड को क्या किया जाता है, वेरी किया जाता है, एम्पलीट्यूड को इंक्रीज किया जाता है, उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। लेकिन ध्यान रखें, अगर हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे कुछ ना वर्क करके सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर वर्क करना शुरू करें, अर्थात फ्रीक्वेंसी को अध्यारोपित करना शुरू करें, उसे बढ़ाना शुरू करें, तो वो बनेगा हमारा कौन सा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। यानी कि इसमें जो फ्रीक्वेंसी होगी, इसमें जो फ्रीक्वेंसी होगी, उन फ्रीक्वेंसी को आपस में कंबाइन करके बढ़ाना चाहेंगे तो वो होगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। समझ गए आप। एंड अगर हम उनका फेज को लेकर के काम करेंगे तो वो होगा हमारा फेज मॉड्यूलेशन। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसको आपको ध्यान रखना है।
अभी मैंने आपको बताया था कि ये है कैरियर वेव सिग्नल, ये है कैरियर वेव सिग्नल जो हाई फ्रिक्वेंसी के होते हैं, एंड ये है मैसेज वेव सिग्नल। इन्हीं दोनों को आपस में क्या कहते हैं, जोड़ते हैं। ये मॉड्यूलेशन सिग्नल नहीं है, ये है कैरियर वेव सिग्नल। समझ गए, ये गलती से लिखा गया है, थोड़ा सही कर लीजिए। इन दोनों को जब आपस में कंबाइन करते हैं, और यहाँ जो हमने लिख दिया है वाहक संकेत, हिंदी में वाहक संकेत कैरियर वेव सिग्नल, ये होता यहाँ पे और ये होता कहाँ पे, ये होता यहाँ पे। समझ गए ना, इसको थोड़ा सुधार कर लीजिए आप अपना नोटबुक पे। तो ये दोनों को जो आपस में कंबाइन करते हैं तो हम लोग को मिलता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। यानी कि जब हम किसी मॉड्यूलेशन में सिर्फ आयाम को बढ़ाने का काम करते हैं, आयाम पे काम करते हैं, तो उसे कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। लेकिन ध्यान रखें, अगर फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं तो वो हो जाएगा फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अगर फेज पे काम कर रहे हैं तो वो हो जाएगा फेज मॉड्यूलेशन। तो हम तो अभी एक ही पॉइंट पे वर्क कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमने आपको बताया था एम्पलीट्यूड इंडेक्स आया था ना। तो चलिए वहाँ हम एक बार, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, आयाम मॉड्यूलेशन यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो है कैरियर वेव सिग्नल का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल के अनुरूप चेंज होते रहता है। समझ गए ना, क्या चेंज होते रहता है, एम्पलीट्यूड चेंज वेरी करते रहता है, एम्पलीट्यूड परिवर्तित होते रहता है। इस प्रोसेस में कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी क्या रहता है, अपरिवर्तित रहती है। तो किसकी आयाम चेंज हो रहे होते हैं, मैसेज सिग्नल का, उसी को तो हम लोग बढ़ा रहे होते हैं। तो मैंने माना कि मॉड्यूलेशन संकेत का समीकरण ये है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहे, इसका मतलब ये हुआ कि मैसेज सिग्नल, कौन सिग्नल, मैसेज सिग्नल। तो मैसेज सिग्नल का जो इक्वेशन है क्या है, ई एम साइन ओमेगा मैसेज सिग्नल का एंड इंटू टी। यहाँ ई एम के जगह हम ए एम्पलीट्यूड भी यूज कर सकते हैं। अभी ई लिख दिए तो ई ही समझिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी हम आपको बताए थे कि यहाँ मैसेज सिग्नल इंटू टी ऐसे लिखे थे समीकरण, याद है आपको। तो अच्छा रहेगा कि यही समीकरण आप लिखें, ठीक है। मैं फिर से बताऊँ, अभी तो आपको इंग्लिश मीडियम में बताए थे ना कि देखो भाई यहाँ पे मैसेज सिग्नल जिसको हम कहते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, उस सिग्नल का साइनोसॉइडल फंक्शन बताया था एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल साइन फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल इंटू टी। ये तो यहाँ ई की जगह क्या लिखेंगे आप, ई की जगह लिखेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग यानी मैसेज सिग्नल, और टी यहाँ जो आपको ई दिख रहा है इसको कट कर देंगे, इसके बदले लिखेंगे ये थोड़ा आपको सहूलियत होगा और सिद्ध करने में आसानी होगी। एंड नीचे आइए, कुछ बात यहाँ पे लिखा है ई एम, मतलब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ई एम का मतलब मॉड्यूलक संकेत यानी कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यानी मैसेज सिग्नल। तो मैसेज सिग्नल को यहाँ पे मैंने ई एम से सूचित किया, जबकि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ये एम टी से रिप्रेजेंट करिए तो अच्छा रहेगा। एंड ई एम को कहा गया यहाँ पे आयाम, समझ गए। तो हम आयाम के लिए अभी बताया था कि क्या यूज करना आपको, ए एम करिए या ई एम करिए, कोई दिक्कत नहीं। एंड ये ओमेगा एम यानी मैसेज सिग्नल की एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर आपको कैरियर वेव मतलब हुआ वाहक तरंग का साइनोसॉइडल फंक्शन दिख रहा है। इसको भी आप लिखिएगा सी टी इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव सिग्नल साइन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव्स इनटू टी। ये दो समीकरण हो गया। इस दोनों समीकरण की हेल्प से अब हम सिद्ध करेंगे। तो क्या है ना, यहाँ पे ध्यान से देखिए, दोनों को आपस में क्या कर लिए, कंबाइन कर लिए। किसकी हेल्प से, ट्रांसमीटर की हेल्प से। तो दोनों को आपस में जोड़े तो ये समीकरण आया। अब इसमें से आप ये जो ई सी है, तो ई सी यानी कैरियर वेव सिग्नल के जगह कैरियर वेव का यहाँ एम्पलीट्यूड को ही ई सी से सूचित करते हैं, यानी ये कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड है तो हम ए सी कॉमन ले लेंगे, या ई सी मानिए कि ले लिए, ए सी बराबर ई सी, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। ये एम्पलीट्यूड कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड, या इसी को भी कहते हैं कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड। आप कौन चीज़ से डिनोट कर रहे हो उस पर ध्यान रखना है, ओके।
चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या क्या कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड को कॉमन लिया, तो बचा 1 प्लस ए एम अपॉन ए सी या ई एम अपॉन ई सी। ई एम का मतलब हुआ एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव सिग्नल। इनको जो डिवाइड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है म्यू, जिसे कहते हैं मॉड्यूलन सूचकांक, यानी कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स। क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अब उससे क्या करिए, म्यू रख के गुना कर दीजिए, आपका ये इक्वेशन आ जाएंगे। तो यही तो सिद्ध करना था, सिंपल है। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि ये समीकरण को एक बार पढ़िए आप। उपरोक्त समीकरण में स्पष्ट है कि आयाम मॉड्यूलेशन तरंग में 3 आवृत्ति होती है। एक कैरियर वेव की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एक होता है कैरियर वेव की एंगुलर फ्रीक्वेंसी माइनस मैसेज वेव की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तथा कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी प्लस मैसेज वेव की फ्रीक्वेंसी उपस्थित होती है। आवृत्ति एंगुलर वेव कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी माइनस मैसेज वेव की फ्रीक्वेंसी और कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी प्लस मैसेज वेव की फ्रीक्वेंसी को क्रमशः हम पार्श्व आवृत्ति तथा उच्च पार्श्व आवृत्ति भी कहते हैं। ये हो गया निम्न फ्रीक्वेंसी, ये हो गया हाई फ्रीक्वेंसी। अब एक बात पे ध्यान दीजिए, क्या मैंने आपको ये भी बताया था ना पहले बैंडविड्थ, ठीक है, बैंडविड्थ के बारे में बताया था पहले ही कि हाई फ्रीक्वेंसी में से लो फ्रीक्वेंसी को, जैसे हमारी ध्वनि है तो उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 300 Hz से कहाँ तक 3100 Hz, और इसकी निकालना है हमको कौन सी, बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ कैसे निकलेंगे, बैंडविड्थ निकालने के लिए हम हाई फ्रीक्वेंसी यानी 3100 में से कितना घटा देंगे, 300 माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, ये आएंगे 2800। तो ये जो 2800 आवृत्ति आ रहा है ये कहलाएगा कौन सी, बैंड की चौड़ाई। किसकी चौड़ाई, बैंड की चौड़ाई। आयाम मॉड्यूलेशन में जो बैंड की चौड़ाई होती है वो निकल के आएंगे। तो है क्या यहाँ पे, ये तो है हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो हमारे ध्वनि का 3100 कहते हैं ना, वही है ये। एंड शुरुआती जो 300 है वही है ये। तो हम क्या करेंगे 30, इसमें से इसको माइनस करके हमको क्या आ रहा है, बैंड की चौड़ाई। किसकी चौड़ाई, बैंड की चौड़ाई। तो वो बैंड की चौड़ाई यहाँ पे निकाल के फार्मूला के फॉर्म में दिखा दिया गया है। आई होप कि आप यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अतः एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में बैंड की चौड़ाई मॉड्यूलेशन वेव की फ्रीक्वेंसी के 2 गुना के बराबर होता है। उनका एक छोटा सा ग्राफ है जिसको देख लीजिए, एग्ज़ाम के लिए उतना ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ, लेकिन बैंड की चौड़ाई निकालने आनी चाहिए। एक क्वेश्चन आपसे है, मान लीजिए एक साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी प्रारंभिक फ्रीक्वेंसी 100 है एंड उसका लास्ट फ्रीक्वेंसी वो है 2500 Hz। तो हमको ये बताइए कि इनकी बैंडविड्थ, यानी कि बैंडविड्थ बताने बोल रहा हूँ आपको, कितना होना चाहिए, समझ गया ना, बैंड की चौड़ाई कितना होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आयाम मॉड्यूलेशन तरंग को उत्पन्न करने वाला ब्लॉक, ये EM है, अर्थात आप समझ गए होंगे कि मॉड्यूलेशन सिग्नल है। कौन सिग्नल है, मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलक सिग्नल है। ये सिग्नल आगे बढ़ा तो यहाँ आ गया वाहक तरंग यानी कैरियर वेव सिग्नल। ये आगे बढ़ेगा तो वर्ग नियम युक्ति में जाएंगे और इसके द्वारा यहाँ आएगा बैंड के पास, यहाँ फिल्टर होगा और यहाँ से हो जाएगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव्स। इसी प्रकार है ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम। ट्रांसमीटर में होता है क्या, सबसे पहले हम मैसेज भेजते हैं, उनका आयाम मॉड्यूलेशन होता है, उसमें कैरियर वेव को जोड़ा जाता है। कैरियर वेव जोड़ने के बाद ये बन जाते हैं पावर एम्पलीफिकेशन, और पावर एम्पलीफिकेशन उसे कहाँ तक भेज देता है, एंटीना तक भेजता है।
अब हम बात करते हैं यहाँ पे अभिग्राही का ब्लॉक डायग्राम यानी रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम। रिसीवर ने क्या किया, जो मैसेज बन के आ रहा है ट्रांसमिटेड सिग्नल, उसको ये ग्राही सिग्नल ने कैच किया। कैच करने के बाद वो भेज देंगे किसको, एम्पलीफायर को। एम्पलीफिकेशन होगा, उसका एम्पलीफिकेशन होगा और ये यहाँ से आ जाएंगे IF अवस्था में, और इससे ये इसका जो रिसीवर में पहुँचेगा तो वहाँ होगा संसूचक, जिसको हम बी मॉड्यूलेशन यानी डी मॉड्यूलेशन कहते हैं। वहाँ पर डीमॉड्यूलेशन होगा, यानी जो उसमें मॉड्यूलेट हुआ था उसे रिवर्स करेगा एंड फिर जाएगा ये एम्पलीफायर में, उसे बनाएगा और वो निर्गत हो जाएगा, यानी आउटपुट के रूप में हमें वो सिग्नल सुनाई देंगे। आवृत्ति मॉड्यूलेशन मैंने आपको समझा दिया था, एक बार सुन लीजिए ध्यान से। यदि कैरियर वेव सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में मॉड्यूलेशन वेव के आयाम के अनुसार, एम्पलीट्यूड के अनुसार परिवर्तन होता है तो उसको कहते हैं अपना FM। इस प्रोसेस में मॉड्यूलेशन वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो अपरिवर्तित रहता है, मतलब एम्पलीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। जिस क्षण मॉड्यूलेशन वेव सिग्नल का एम्पलीट्यूड अधिक होता है उस क्षण मॉड्यूलेटिंग कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी अधिक होती है, तथा जब एम्पलीट्यूड कम होता है ना तो उस समय फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कम होता है। इसका उपयोग टीवी प्रसार में किया जाता है। याद रखें, अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए टीवी प्रसार में कौन सा मॉड्यूलेशन होता है, AM, FM, PM, तो आप कहेंगे FM, क्योंकि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की जो सिग्नल में नॉइज के कारण सिग्नल के एम्पलीट्यूड में परिवर्तन होता है, जबकि FM संकेत में आयाम नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, एम्पलीट्यूड बदलता नहीं है। अतः एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की सूचना में FM संकेत में शोर का कम होता है, तथा इसका डीमॉड्यूलेशन आसानी से हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ये फेज मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेशन क्या होता है, यदि कैरियर वेव का सिग्नल का फेज या फाई मॉड्यूलक तरंग यानी मॉड्यूलेटेड वेव के एम्पलीट्यूड के अनुरूप परिवर्तित होता है तो इसे कहते हैं कला मॉड्यूलेशन। कला मॉड्यूलित यानी कि मॉड्यूलित मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो संसूचक है यानी डीमॉड्यूलेशन है वो कठिन होता है, अतः कला मॉड्यूलेशन का उपयोग संदेश के प्रसारण में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट हमारा ये पॉइंट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, ध्यान दीजिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण यानी EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कम्युनिकेशन, संचरण कहाँ से होता है, कैसे होता है। सबसे पहले एक प्रश्न है आपसे कि EMW किसे कहते हैं और इसका खोज किसने किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का खोज किसने किया था, आप कमेंट बॉक्स में करिए कि आपको पता है या नहीं, क्योंकि मैंने ये आपको पढ़ाया था। EMW यूनिट नंबर 8 था आपका और अच्छा टॉपिक था। तो सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि EMW का खोज किसने किया। EMW का परिभाषा मैं बता देता हूँ, सुन लीजिए फिर से, लेकिन खोजकर्ता का नाम नहीं बताऊँगा। आप मेरे को इस लेक्चर के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि EMW का खोज किसने किया। जब किसी चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट किया जाता है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तथा रेडिएशन तीनों क्रिएट होता है, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ गए। जब किसी चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट किया जाता है तो उससे जो वेव निकलती है, उससे जो रेडिएशन निकलती है वही कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उससे तीनों चीज़ साथ निकलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएशन। समझ गए ना। चलिए, यहाँ है ट्रांसमीटर, ये परिक्षेत्र जो लिखा है ये ट्रांसमीटर है। ट्रांसमीटर से ये है अभिग्राही का अंग्रेजी रिसीवर। ट्रांसमीटर से रिसीवर तक क्या होते हैं, फ्री स्पेस यानी वैक्यूम कम्युनिकेशन द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसफ़र करने की 3 विधि है। यानी अगर यहाँ पर हमारा एक टावर है ट्रांसमीटर का और यहाँ है रिसीवर का, तो इस बीच में तो खाली जगह है, तो यहाँ से भेजने के कितने रास्ते हैं मेरे पास, 3 रास्ते। किसको भेजने का, सिग्नल है, होता क्या है रियलिटी में, वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उनको यहाँ से कहाँ से कहाँ भेज सकते हैं, तो हम ट्रांसमीटर से रिसीवर तक भेजने के लिए मेरे पास कितने रास्ते हैं, 3 रास्ते। एक है ग्राउंड टू ग्राउंड,
समझ गए ना, जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, ग्राउंड टू ग्राउंड भी इसको कहा जा सकता है। क्या होता है ग्राउंड टू ग्राउंड? तो भू तरंग यानी ग्राउंड वेव कम प्रोपेगेशन में रेडियो वेव अर्थ के पृष्ठ के अनुदिश गमन करती है। जिधर अर्थ की पृष्ठ है ना, उसी के अनुदिश चलता है। इस प्रकार के वेव कम्युनिकेशन में, वेव प्रोपेगेशन में जो वेव एनर्जी का अधिकतर भाग होता है ना, वो अर्थ के जो सरफेस से ऊपर अंतरिक्ष में होता है, तथा तरंगों का संचरण पृथ्वी के पृष्ठ के अनुदिश तथा पृथ्वी की वक्रता का अनुसरण करती है। ठीक है। पृथ्वी के पृष्ठ की चालकता एवं विद्युतशीलता बोले इसका मतलब ये हुआ परमिटिविटी के कारण रेडियो वेव्स के प्रोपेगेशन के साथ साथ इसकी एनर्जी का जो वैल्यू मान में कमी आती रहती है। रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी में वृद्धि के साथ साथ एनर्जी के मान में कमी होती जाती है। इसी कारण संचरण की इस विधि द्वारा केवल 1500 किलो हर्ट्ज से लेकर के 1500 किलो हर्ट्ज से तथा 1.5 मेगाहर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी के रेडियो तरंग का ही संचरण किया जा सकता है। अगर आपको ग्राउंड टू ग्राउंड भेजना हो तो आप सिर्फ 1500 किलो हर्ट्ज से लेकर के 1.5 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को भेज सकते हो। समझ गया ना। भू तरंग संचरण का उपयोग अल्प दूरी तक संचरण में किया जाता है। मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड अगर किसी वेव को भेजना है तो वो कम दूरी के लिए ही हो सकता है। ज़्यादा दूरी अगर आपको भेजना हो तो आप किसी भी सिग्नल को ग्राउंड टू ग्राउंड जो है ज़्यादा दूर तक नहीं भेज सकते। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो ग्राउंड टू ग्राउंड है संचरण, ये अल्पतम दूरी के लिए सही है, लेकिन बहुत अधिक दूर अगर आपको कोई सिग्नल को ट्रांसफ़र करना है तो आपको दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा। समझ गए आप बात को। तो ये है आपका एक ट्रांसमिटिंग एंटीना जिससे कि सिग्नल को मॉड्यूलेशन करके भेजा जाता है, और ये होता है ग्राउंड टू ग्राउंड। यानी ये देख रहे हैं सरफेस से टकराया और ऐसे करके ये जाते हैं, ये कम दूरी पर किया जाता है ग्राउंड टू ग्राउंड। ये है हमारा रिसीविंग एंटीना, समझ गए, जहाँ पर डीमॉड्यूलेशन होता है सिग्नल का। ये है अर्थ। तो ये तो हमने आपको बता दिया। दूसरा क्या है? दूसरा है आकाश तरंग संचरण, एस्केप वेव प्रोपेगेशन, जिसे व्योम तरंग संचरण भी कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, आकाश तरंग संचरण क्या होता है? तो रेडियो वेव जो कि आयन मंडल आवेशित कणों, आयन तथा इलेक्ट्रॉन फ्री एटमॉस्फेयर की परत के पृथ्वी के पृष्ठ से 80 किलोमीटर से 300 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली है से परावर्तित हो जाती है। आकाश तरंग एस्केप वेव कहलाती है। आकाश तरंग के संचरण की विधि को आकाश तरंग संचरण कहते हैं। ध्यान से सुनिए, पहले तो ग्राउंड से ग्राउंड भेजते थे जो कम दूरी के ले सकते हैं। कम दूरी में हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड सिग्नल को भेज देते हैं। 15 किलो हर्ट्ज से 1.5 मेगाहर्ट्ज तक के फ्रिक्वेंसी की वेव को हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड में, एक रिसीवर और एक एंटीना लगा करके। लेकिन अगर हमें किसी सिग्नल को बहुत दूर भेजना हो तो हमारे लिए एक दूसरी रास्ता है आकाश से भेजने के लिए। समझ गए। तो आप कहेंगे एस्केप वेव क्या होता है? तो ऐसा वेव जो वायुमंडल में जो आयन मंडल है उससे परावर्तित हो जाती है। क्या होती है? देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार पूछे जाते हैं कि कौन तरंग आकाश में आयन मंडल से टकराकर लौट जाती है। तो आप आयन मंडल से होकर गुजरती है, तो आयन मंडल से परावर्तित होता है तुम्हारा आकाश तरंग, एस्केप वेव। सब वेव नहीं होता है, एस्केप वेव। तो यहाँ मैंने लिखा है कि रेडियो वेव जो कि आयन मंडल आवेशित कण, आयन तथा इलेक्ट्रॉन युक्त वायुमंडल के परत जो पृथ्वी के पृष्ठ से 80 किलोमीटर ऊपर है। समझ गए। आयन मंडल पृथ्वी से कितना ऊपर है? 80 किलोमीटर। और इसकी मोटाई कितनी है? 80 से लेकर के 300, यानी 300 में से 80 घटा दीजिए तो आपको आ जाएगा 220 किलोमीटर मोटा है ये आयन मंडल, जो बने हैं किससे? आवेशित कण से, आयन से, इलेक्ट्रॉन से बने हुए हैं। तो उससे ये तरंग जो है एस्केप वेव क्या होती है? परावर्तित हो जाती है। और जो तरंग इससे परावर्तित हो जाती है वही कहलाता है एस्केप वेव। समझ गए ना। ऐसा वेव जो आयन मंडल से क्या हो जाए? परावर्तित हो जाए, आयन मंडल से टकरा करके परावर्तित हो जाती है, उसको कहते हैं अपना
आकाश तरंग। आकाश तरंग को चलने के लिए जो विधि है वो सिर्फ है आपको आकाश तरंग संचरण। क्लियर हो गया? तो ये तो दूसरा रास्ता हुआ सिग्नल को भेजने के लिए। अब ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वी के किन्हीं दो बिंदु के बीच लंबी दूरी का संचार आयन मंडल द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के परावर्तन द्वारा संभव हो पाता है। इस प्रकार के संचरण में रेडियो तरंग को जो ट्रांसमिट एंटीना है द्वारा आयन मंडल की ओर ट्रांसमिट किया जाता है। 2 मेगाहर्ट्ज से 10 मेगाहर्ट्ज के पास की रेडियो वेव को आयन मंडल द्वारा हम पृथ्वी की ओर परावर्तित कर सकते हैं, जिन्हें ये रिसीवर एंटीना द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। इस प्रकार अति दीर्घ दूरी रेडियो तरंग संचरण के लिए आकाश तरंग का प्रयोग किया जाने लगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि आयन मंडल से जो तरंग टकरा के लौट आती है उसको बोलते हैं एस्केप वेव, और इसके सहारे किसी भी रेडियो वेव को जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 मेगाहर्ट्ज से 10 मेगाहर्ट्ज है उसको भेजना बहुत दूर तक संभव हो पाया। समझ गया आप? यहाँ मैंने आपको दिखाया ये आयन मंडल है जो इलेक्ट्रॉन, आयंस, वायंस ढेर सारे चीज़ से बने होते हैं, और यहाँ पर जो वेव टकराती है तो ये मान लीजिए ट्रांसमीटर है। ये क्या है? ये ट्रांसमीटर एंटीना है। इससे सिग्नल निकला और इससे परावर्तित होकर क्या हो रहा है? इस रिसीवर में आ रहा है, और रिसीवर उसे रिसीव करके क्या कर रहा है? प्रोपेगेट कर रहा है। 10 मेगाहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति के रेडियो तरंग आयन मंडल से जो है पार कर जाता है। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर 10 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा है, 10 मेगाहर्ट्ज से क्या है? ज़्यादा है, तो क्या होगा? 2 मेगाहर्ट्ज से 10 मेगाहर्ट्ज के बीच में रहेगा, तब तो आयन मंडल उसको क्या करेगा? उस वेव को एंटेना से निकलने के बाद उससे वो टकरा के क्या हो जाएगा? आ जाएगा रिसीवर के पास। लेकिन 10 मेगाहर्ट्ज से जब ही ज़्यादा है तो ये सीधे भाग जाएगा, ये रुकने वाला नहीं है, इस आयन मंडल को पार कर जाएगा, इससे परावर्तित नहीं होगा, उसको आर पार कर जाएगा। तो आर पार जो कर जाएगा तो अधिक रेडियो, यहाँ हमने लिखा है कि 10 मेगाहर्ट्ज से अधिक फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव आयन मंडल को क्या करती है? आर पार कर जाती है। तो अब कैसे होगा? क्योंकि कोई वेव की तो फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज से भी अधिक हो जाएगा ना, तथा पृथ्वी तक पुनः लौट के नहीं आएगा, तो रिसीवर को मिलबे नहीं करेगा। इस कारण इन तरंग को इस विधि द्वारा संचरित नहीं किया जा सकता। यानी 10 मेगाहर्ट्ज से जब ज़्यादा कोई फ्रीक्वेंसी का साउंड है, वेव्स है, तो उसको हम रिसीवर नहीं ले पाएगा, क्योंकि जब ट्रांसमीटर से निकलेगा तो आयन मंडल को चीरता हुआ कहाँ चल जाएगा? स्पेस में चल जाएगा। तो जब स्पेस में चल जाएगा तो रिसीवर को मिल ही नहीं पाएगा, और उस चीज़ को हम जो कोई वैसा सिग्नल भेजता है उस सिग्नल को तो समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि रिसीवर उसको रिसीव नहीं कर पा रहा है। तो अब उसके लिए क्या करेगा? तो साइंटिस्टों ने क्या किया? एक अंतरिक्ष तरंग संचरण बनाया कि अगर वो स्पेस में भी चले गए आयन मंडल को पार करता हुआ, तो भी हम आसानी से उस सिग्नल को, हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल जो इसकी आवृत्ति 10 मेगाहर्ट्ज से भी ज़्यादा है, उसको लौटा सकते हैं, रिसीवर तक ला सकते हैं। देखिए कैसे हुआ। 40 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की रेडियो वेव सिग्नल्स अंतरिक्ष तरंग कहलाती है। अगर कोई पूछे कि रेडियो वेव सिग्नल ये अंतरिक्ष तरंगे क्या है, स्पेस वेव प्रोपेगेशन क्या है, तो स्पेस वेव की पहली परिभाषा बोल दीजिएगा कि ऐसा वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी 40 मेगाहर्ट्ज से लेकर के कितना अधिक हो। वैसे तो आप ये भी कह सकते हो 10 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा हो, लेकिन रियलिटी ये है कि 40 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले वेव्स को अपना लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं उनको स्पेस वेव। कौन वेव? स्पेस वेव। और 2 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 10 मेगाहर्ट्ज के बीच में जो होती है फ्रीक्वेंसी वाले वेव्स, उसको बोलते हैं एस्केप वेव्स। समझ गए? क्लियर हो गया? अब सुनिए ध्यान से, ग्राउंड टू ग्राउंड जो चलता है वेव उसको बोलते हैं कौन सा? ग्राउंड वेव। तो टोटल 3 वेव हुआ, ग्राउंड वेव, एस्केप वेव, स्पेस वेव। एस्केप वेव क्या होती है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 मेगाहर्ट्ज से 10 मेगाहर्ट्ज के बीच होती है। और अंतरिक्ष ये स्पेस वेव क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 40 मेगाहर्ट्ज से अधिक होती है, उनको बोलते हैं अपना स्पेस वेव, अंतरिक्ष तरंग। तो ध्यान से सुनिए, इस प्रेसी से यानी कि ट्रांसमीटर से ये जो रिसीवर एंटीना तक जिस विधि से पहुंचाया जाता है, इसे कहते हैं अंतरिक्ष तरंग प्रोपेगेशन।
मतलब जिस युक्ति के सहारे हम ऐसे वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 40 मेगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा है और उसको प्रोपेगेट कर पाते हैं, ट्रांसमीटर तक पहुंचा, ट्रांसमीटर से निकलने के बाद अंतरिक्ष से घुमा करके परावर्तित करके हम कहाँ पे पहुंचा देते हैं, रिसीवर के पास, तो उसे कहते हैं अपना अंतरिक्ष तरंग संचरण, कि अंतरिक्ष से भी हमने भेजा। बट ये कैसे हुआ? तो याद रखें, साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया, अंतरिक्ष में जा करके एक सैटेलाइट लगा दिया जहाँ पर 40 मेगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की अगर वेव पहुँचती है तो वो क्या करेगा, सैटेलाइट उसको ले करके रिसीव करेगा और वहाँ से वो उनको ट्रांसफ़र करेगा किधर, अर्थ की ओर। अर्थ पे जो रिसीवर होगा उनको भेजेगा और रिसीवर उसे रिसीव करके यूज में ले आएगा। समझ गए बात को? तो इन हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स को केवल तभी प्रेषित यानी कि ट्रांसफ़र किया जा सकता है जब ये जो प्रेषी है यानी कि ट्रांसमीटर है तथा ये रिसीवर एंटीना के मध्य में कोई बाधा ना हो, जैसे कि पहाड़, ऊंची इमारत नहीं हो, अर्थात यह विधि दृश्यता रेखा लाइन ऑफ साइट तक सीमित होता है। समझ गए? और यही है आपको कौन सा, ट्रांसमीटर एंटीना, और यह है ग्राही एंटीना, और यह स्पेस के द्वारा जाता है। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। लेकिन नेक्स्ट यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ध्यान दो कि ये अगर यहाँ आते हैं तो ये दूरी आपको निकालना पड़ेगा। ये अर्थ मान लो बहुत, रुकिए एक मिनट, मैं आपको ये क्लियर समझाता हूँ। अब यहाँ पे आप एक बात पे ध्यान दीजिए कि अभी जो मैंने बताया था कि ये अपना अर्थ है एंड यहाँ हमारा लगा है एक ट्रांसमीटर, यहाँ लगा है रिसीवर टावर की फॉर्म में। तो ये ट्रांसमीटर और रिसीवर जो लगी है तो इनके बीच की सेपरेशन कितनी है, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, वही दूरी हमें निकालना है। ये डी दूरी। प्रेसी एंटीना की हाइट भी निकालना है, जो ट्रांसमीटर यहाँ से ट्रांसमिट कर रहा है उनकी हाइट भी निकालना है। तो हम करते क्या है, ये पॉइंट को नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझाएंगे, ये ऊंचाई, और इससे न्यूमेरिकल अच्छा खासा पूछे जाते हैं। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, अपलोड करने में काफ़ी भारी दिक्कत आएगी। तो ये 2 पॉइंट मैं आज छोड़ रहा हूँ, ये नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। कौन कौन सा टर्म्स, ध्यान दीजिए, एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड दूसरा है ये आपको दिख रहा होगा प्रेसी एंटीना की ऊंचाई। समझ गया ना? तो ये चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस पर हम ये हाइट भी निकालेंगे। 2 रिसीवर और ट्रांसमीटर के बीच की डी की जो वैल्यू होती है, वो डी की वैल्यू यहाँ आपको दिखाया गया है, ध्यान से देखिए। डी बराबर फार्मूला आपको दिख रहा होगा, ये वाला √2RH, ठीक है। तो ये हम निकालेंगे, इनकी वैल्यू निकालेंगे। यहाँ है ना ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एंटीना की हाइट H1 और H2 हो, तो ये H1 और H2 के आधार पर इनको ऐड कर लिया गया। बट ये हुआ कैसे, ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और इस पर सवाल आता है, ठीक है। इट्स ओके।